हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो प्रिसेप्टर्स में। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल निकाली थी उसकी एक्सिस पे, है ना, ऑन एक्सियल पोजीशन। अब हम बात करेंगे ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हेडिंग लगा लेंगे अपन, क्या टॉपिक है हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ऑलराइट, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हो गया मेरा टॉपिक जिसके बारे में हमको पढ़ना है। और ये जो हमने इक्वेटोरियल पोजीशन वाली डेरिवेशन अभी हम देखेंगे और जो एक्सियल वाली डेरिवेशन कल देखी थी, ये दोनों ही डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सा भी बोर्ड है आपका, सीबीएसई बोर्ड है या कोई स्टेट बोर्ड है, ये हमेशा फेवरेट टॉपिक रहता है डेरिवेशंस में से इस चैप्टर के अंदर से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वही बेसिक चीज़ क्या लिखनी होती है हमको, कंसिडर एन डाइपोल एज शोन इन फिगर, है ना, एंड पी इज द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द डाइपोल वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो ये हम लिख लेते हैं। कंसिडर एन, ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया, है ना। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एज शोन इन फिगर, पी इज द पॉइंट परपेंडिकुलर टू डाइपोल वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब फिगर हम बनाते हैं। इसका फिगर कैसा होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ फिगर, है ना, या चलो बीच में बनाता हूँ, सेंटर में ही। ये हो गया मेरा डाइपोल। ऑलराइट, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। ये मेरा सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मान लिया कोई पॉइंट पी है जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और लगेगी कहाँ पर, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लगाएगी। और ये वाला प्लस क्यू चार्ज किस डायरेक्शन में लगाएगा बताओ, अंदर लगाएगा या बाहर की तरफ? अरे प्लस क्यू है ना, रिपेल करेगा, तो ऐसे बाहर की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो प्लस क्यू जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे लगा रहा है उसको मैं मान लेता हूँ E1, और माइनस क्यू जितना लगा रहा है उसको मैं मान लेता हूँ E2। अब यहाँ पर देखो ये बनाने में थोड़ा सा छोटा बन गया है, बट मैग्नीट्यूड इस केस में दोनों का सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस ये दोनों सेम है। कैसे सेम है अभी देखते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो पॉइंट P है वो हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब हमारे जो सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस दूर है। कितनी डिस्टेंस दूर है? R डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस तो A है, मुझे ऑलरेडी पता है, ये डिस्टेंस तो A है ही। ऑलराइट, तो ये डिस्टेंस A है। अब जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। लेट R क्या है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ डाइपोल, ये पता है मुझे। नेक्स्ट क्या मान लिया मैंने, E1 और E2, जैसे हम आप पिछली डेरिवेशन में करा था ना, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ऑलराइट, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। क्लियर, तो ये मैंने गिवन चीज़ें लिख ली जो जो हमको पता था। अब देखो मैं जिस बात के बारे में बात कर रहा था कि ये जो डिस्टेंस होने वाला है, अगर मैं फाइंड करूं E2 की वैल्यू या E1 की वैल्यू ले लेता हूं, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली ये डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सिंपली हमको पता चल रहा है कि ये जो एंगल ट्राइंगल है मेरा POB, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं PB निकाल सकता हूँ। सिमिलरली मेरा POA भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ से भी पाइथागोरस थ्योरम से AP निकाल सकता हूँ। क्लियर, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो ये एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल
फ्रॉम ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल POA। अब देखो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर ही तो हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही तो हैं। देखो इसकी बेस भी A है, इसका बेस भी A है, इसका परपेंडिकुलर भी R है, इसका परपेंडिकुलर भी R है, तो दोनों का हाइपोटेन्यूज भी है, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो देखते हैं अब यहाँ पर हम, जो मेरा PA स्क्वायर होएगा that will be equal to PB square and both are equal to किसके A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यही हमने करा, यहाँ से PA स्क्वायर और PB स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ 1। अब मेरे को ये डिस्टेंस मिल चुका है ना, ये डिस्टेंस मेरे को मिल चुका है। डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये तो मैंने स्क्वायर निकाला, बट डिस्टेंस कितना होगा, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पर भी रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बट मेरे को फॉर्मूले में तो इसका स्क्वायर लिखना है, तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिखूंगा। तो अब मैं लिख देता हूँ, अब मुझे डिस्टेंस मिल चुका है, तो अब मैं E1 E2 की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो E1 हो गया मेरा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी। और E2 इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E। लेट मान लिया मैंने, ठीक है, क्यों माना, ताकि आगे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। अब देखो अगर ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर स्ट्रेट लाइन के अंदर होते तो हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, पर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो मुझे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा वेक्टर एडिशन। तो उससे बढ़िया क्या है, मैं पहले इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लेता हूँ, है ना। एक तो हम देखो, एक तो तरीका क्या है कि मैं वेक्टर एडिशन वाला वो फॉर्मूला जो था ना, जो हमने न्यूमेरिकल्स में करते थे, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा वाला, वो लगा सकता हूँ, ठीक है। बट उसके लिए मुझे यहाँ पर थीटा पता होना चाहिए, थीटा मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है कि मतलब सभी साइड 60-60 नहीं है ना, सभी एंगल्स, हमको ऐसा गिवन थोड़ी है, गिवन होता तो हम कर लेते, तो थीटा गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लूँगा इनके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लूँगा इसके। तो एक बार देखते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेकर के किस तरह से दिखने वाला है ये। लेकिन मैंने पहले ही यहाँ पर मान लिया कि E1 और E2 दोनों E के ही बराबर हैं, दोनों E के बराबर हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लूँगा तो वो देखो किस तरह से दिखेगा। देखो ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, या इधर ही बना लेता हूँ, रुको यार, यहाँ पर स्पेस है ना, स्पेस के कारण हम यहीं बना लेते हैं इसको। ये मेरा हो गया E1, लेकिन मैं इसको E ही मानूंगा, क्लियर है, क्योंकि E हमने लिखा है यहाँ पर। ये मेरा हो गया E2, इसको भी मैं E ही मानूंगा, E क्लियर, ये बात हमको पता चल गई। अब मैंने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल से ये भी एंगल थीटा बना रहा है और ये भी थीटा ही बनाएगा, है ना, मैंने इसके बिल्कुल सेंटर में से लिया, तो थीटा एंगल बनेगा दोनों का। तो अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूँ E1 का, तो ये क्या होएगा, E cos थीटा, और इसका भी लेता हूँ तो ये भी E cos थीटा। E1 का वर्टिकल कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं, तो ये होगा E sin थीटा, और इसका वर्टिकल ये भी E sin थीटा। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दी वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ E1 and E2 will cancel each other, and horizontal components are added up, वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली जो मेरे को E मिलने वाला है उसको मैं कह देता हूँ इक्वेटोरियल, वो क्या हो जाएगा,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा 2e कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से e की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर ली थी, ठीक है, वो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, e की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। ये डेरिवेशन इतनी पेज में समझ में आई, देखो घिच पेज तो नहीं हुई थोड़ी, सारा इसी पेज में मैंने लिख दिया काफ़ी कुछ, है ना। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये याद रखना e इक्वेटोरियल था हमारा 2e कॉस थीटा, है ना, और e की वैल्यू क्या थी हमारी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं अब। तो देखो ई इक्वेटोरियल मेरे पास क्या आ रहा था पीछे, 2e कॉस थीटा था, और ई की वैल्यू मैं जानता हूँ, वो भी पीछे हमने लिखी थी नेक्स्ट पिछले वाले पेज के ऊपर, वो थी मेरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा ई की जगह, क्लियर, यहाँ ई की जगह मैं इसको पुट कर दूंगा। तो मेरा ई इक्वेटोरियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह से 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, क्लियर, अरे क्लियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी अगर मैं इसकी बात करूँगा ए की, यहाँ पर भी अगर मैं ए की बात करूँगा, चलो ए की बाद में बात करते हैं, पहले मैं कॉस थीटा की बात कर लेता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, है ना। कॉस थीटा की बात करेंगे, और ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि ए को हमको फाइनली निगलेक्ट करना है, ठीक है, ए को निगलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये करना है। बट उससे पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। ये वाला डायग्राम देखो, इसमें मैंने इसको थीटा माना था, मतलब अगर मैं यहाँ इसकी एक्सिस मान लूँ या ये हॉरिजॉन्टल मान लूँ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मान लूँ, तो दिस एंगल विल बी थीटा, है ना, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल ऑटोमेटिकली बिकम थीटा, अल्टरनेट पेयर्स हो जाएंगे, है ना। अब अगर मुझे कॉस थीटा फाइंड करना है तो क्या मैं पी ओ बी ट्राइंगल की हेल्प से कॉस थीटा फाइंड कर सकता हूँ? बोलो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑलराइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा क्या होगा, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सिंपली मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ मेरे इस वाली इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या था, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है। अब एक चीज ऊपर बन रही है, P इज इक्वल्स टू, वेक्टर बाद में लगाएंगे ना, 2a बन रहा है यहाँ पर, देखो 2a और q, तो उसको तो मैं P लिख दूंगा, तो यहाँ पर बन गया PK, ठीक है। और नीचे मेरा यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, तो पावर ऐड करेंगे, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर। अब वही चीज़ हम जो करते हैं कि 3/2 को निगलेक्ट करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जनरली जो हमारा a है वो बहुत बहुत छोटा होता है r से, तो a स्क्वायर तो फिर टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर तो टेंस टू 0 हो जाएगा। तो मेरा ई इक्वेटोरियल जो बचेगा वो कुछ इस तरह से बचने वाला है, ये हो गया मेरा के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, और आर स्क्वायर की पावर लग जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल होंगे, आर क्यूब रह जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, ये इक्वेटोरियल था, ये इक्वेटोरियल था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, क्लियर है, आया समझ में। पर अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे ना। देखो वेक्टर फॉर्म में भी लिखवा देता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ लिख लेते हैं इन वेक्टर फॉर्म, आ ही गया होगा वेक्टर फॉर्म, तो अब आपको यार कुछ नहीं करना, वेक्टर सिर्फ वेक्टर लगाना है ऊपर, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ये मेरी वेक्टर फॉर्म हो गई, क्लियर है।
तो एक्सियल का हमारा फॉर्मूला क्या था जो हमने कल पिछली वीडियो में देखा था, वो था 2kp/r³, है ना, और इसका क्या है kp/r³। ठीक है, तो नोट करके एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। नोट करके एक चीज़ लिख लेते हैं कि जो हमारा ई एक्सियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल के कारण होगी वो होगी 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट एट इक्वेटोरियल। देखो ध्यान से बोल देता हूँ मैं वापस से, जो एक्सियल के ऊपर, एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ट्वाइस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। मतलब अगर कोई डाइपोल है, देखो यहाँ पर चित्र बना के समझा देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा अच्छे से। -q और +q, सेंटर से डिस्टेंस r है ना, ये डिस्टेंस r है, और यही डिस्टेंस r, अगर यहाँ पर एक p' पॉइंट पड़ा है, ये भी डिस्टेंस अगर r है सेंटर से, ये भी r डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस r सेम है और एक बार एक पॉइंट को मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, और एक बार मैंने एक्सियल पोजीशन पर रखा है, तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 2 गुना लगेगा। फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनो। जो एक्सियल पोजीशन पर उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो ट्वाइस लगेगी जो इक्वेटोरियल पर लगने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन विल बी ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। फॉर्मूले से भी हमको पता चल रहा है, एक्सियल का फॉर्मूला क्या था 2kp/r³, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या है kp/r³, यानी एक्सियल के ऊपर ज़्यादा लगेगी, एक्सियल के ऊपर ज़्यादा लगेगी। इससे हमको समझ में आ रहा होगा एक्सियल के ऊपर ज़्यादा लगने वाली है। समझ में आया? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी हमने देख ली। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, पूरी डेरिवेशन समझ में आई है, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियोज़ के साथ और नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम टॉर्क ऑन अ डाइपोल पढ़ेंगे और आगे गॉस लॉ की तरफ अपन चलेंगे। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड गुड बाय।